बीए द्वितीय वर्ष की द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए आयोजित इस वर्चुअल कक्षा में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। प्रिय छात्रों, इससे पूर्व की कक्षा में मैंने आपसे हिंदी एकांकी के स्वरूप पर बात की थी। वह बताते हुए मैंने बताया था कि हिंदी एकांकी के तत्व क्या हैं। जिन 8 तत्वों के बारे में बात की: कथा वस्तु, कथोपकथन, पात्र चरित्र चित्रण, भाषा शैली, उद्देश्य, संकलन त्रय, अभिनेता, अंतर्द्वंद। पश्चात मैंने आपको एकांकी के शिल्प और नाटक एवं एकांकी के अंतर पर भी बातचीत की। आशा करता हूं कि आपने अपनी बोधगम्यता से उस विषय का आस्वादन किया होगा और मेरी सुझाई गई पुस्तकों और वेबसाइटों के माध्यम से और अवगाहन किया होगा। इसके अलावा मैंने एकांकी के भेदों पर भी चर्चा की थी। आज की इस कक्षा में मैं आपसे एकांकी के उद्भव और विकास यानी इसके इतिहास पर कुछ बात करूंगा, ताकि आप जानें कि हिंदी में एकांकी विधा का विकास कैसे हुआ, एकांकी क्या है, नाटक से अलग कैसे है, इसके भेद क्या है, इसका स्वरूप क्या है। ये सब मैंने बताया। अब हम ये जानेंगे कि इसका विकास कैसे हुआ। देखिए, मैंने उस दिन भी जिक्र किया था, आज पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं और बता रहा हूं कि ये जो एकांकी हिंदी में है वो पश्चिम के 1 एक्ट प्ले का एक तरह से अनुवाद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी अपनी परंपरा में एकांकी को लेकर या एकांकी जैसी चीज को लेकर कोई चिंतन मनन नहीं हुआ। मैंने उस दिन जिक्र किया था कि भारत की बहुत ही समृद्ध नाट्य परंपरा जो हमारे पास मौजूद है, और मैं समझता हूं पूरे विश्व में ऐसी भरत जैसा नाट्य शास्त्र जैसा ग्रंथ नाट्य के क्षेत्र में नहीं देखने को मिलता। तो वहां ऐसा संभव थोड़ी था कि इस तरह की चीज न मिले। वहां जो भाण हैं 10 रूपक में, जो धनंजय कृत 10 रूपक उसमें जो भाण हैं, वीथी है, प्रहसन है, नाटिका है, ये सब आज के 1 एक्ट प्ले, पश्चिम ने जिसे 1 एक्ट प्ले कहते हैं, उस 1 एक्ट प्ले के बहुत करीब है। यानी संस्कृत साहित्य में जो रूपक का स्थान है, उस रूपक में हम इस एकांकी के कुछ प्रारंभिक चिन्ह, लक्षण इत्यादि देख सकते हैं। लेकिन इस बात को मानने में हमें कहीं भी कोई संशय नहीं करना चाहिए कि आज हिंदी एकांकी अपने शिल्प और स्वरूप में जो कुछ है वो पाश्चात्य 1 एक्ट प्ले के बहुत करीब है। पश्चिम के जो 1 एक्ट प्ले का प्रभाव है वो स्पष्ट परिलक्षित है, वो संस्कृत के रूपक नाटकों का प्रभाव नहीं है, यानी अंग्रेजी साहित्य का पर्याप्त प्रभाव है। आधुनिक जीवन की व्यस्तता का उल्लेख मैंने किया था कि एकांकी विधा क्यों उत्पन्न हुई। लेकिन आप देखेंगे कि आधुनिक जीवन की इस व्यस्तता ने कई विधाओं को, उनके स्वरूप को, उनके मूल स्वरूप को परिवर्तित किया, प्रभावित किया और परिवर्तन के लिए प्रेरित किया। भारतेंदु युग से हम अगर ये इतिहास शुरू करें, मोटे तौर पर इसको हम 3 चरणों में बांट लें कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और उसके पश्चात आधुनिक युग, और उसके बाद एक चौथा और भेद कर सकते थे, स्वातंत्र्योत्तर एकांकी। इन चारों से गुजरने से पहले मैं आपसे एक बात यहां साफ और स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके सामने। वो यह है
कि एकांकी इस समय लगभग मृत प्राय विधा है। विगत दशाधिक वर्षों से अधिक के समय में हिंदी के रंगमंच पर किसी श्रेष्ठ एकांकीकार का न तो उदय हुआ है और न श्रेष्ठ एकांकी लिखी गई। जो औसत एवरेज लिखी गई है उनका इतिहास में कोई स्थान नहीं होता। तो हम शुरू करते हैं। आइए, ये सारी सिलसिला कहां से शुरू होता है? भारतेंदु युग से। जैसा आप जानते हैं कि हिंदी में भारतेंदु युग अपनी तरह का वह युग है जिसने गद्य विधाओं के प्रस्थान की नींव रखी। गद्य विधाओं के प्रस्थान के लिए जो भारतेंदु ने प्रयत्न किए और जिन विधाओं को आगे बढ़ाया उनमें एक विधा एकांकी। स्वयं भारतेंदु ने हरिश्चंद्र चंद्रिका, कविवचन सुधा आदि जो अपनी पत्र पत्रिकाएं थी उसमें धनंजय विकास, विशस्य विसौखदम, भारत जननी आदि एकांकी की संज्ञा से मतलब अभिहित किए जा सकते हैं। उनके ये जो नाटक, जिनको नाटक कहते हैं, दरअसल ये एकांकी के बहुत करीब है, हरिश्चंद्र चंद्रिका और विशस्य विसौखदम। और फिर न केवल उन्होंने स्वयं ये प्रयत्न अपने मंडल, जिसे भारतेंदु मंडल कहा जाता उस समय, यानी कि बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाकृष्ण दास, श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन, इन सब को भी, अंबिका दत्त व्यास, काशीनाथ मिश्र, इन सब लोगों को उन्होंने एकांकी की तरफ उन्मुख किया। हालांकि उस जमाने में जो एकांकियां लिखी गई उनका विषय समाज सुधार था। सामाजिक कुरीतियां, रूढ़ियां मुख्य थी। आप देखते हैं भारत दुर्दशा नामक रूपक जो है वो लगभग इसी का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा जो आकर्षण बिंदु इस भारतेंदु युग में था रचनाकारों के लिए, वो था इतिहास की प्रसिद्ध कथाओं के माध्यम से प्राचीन भारतीय गौरव का बोध करवाना, राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार करना और अंग्रेजों के शासन के खिलाफ भारत के जन मन में स्वतंत्रता की भावना को मजबूती देना। संस्कृत साहित्य के कुछ अच्छे नाटकों और या एकांकी के करीब जो भाण, प्रश्न इत्यादि थे बंगला के, उनका अनुवाद भी इस युग में किया गया ताकि हमारे रचनाकार को नई दृष्टि मिले, नया सोच मिले, नया शिल्प मिले और नई अभिव्यक्ति को नए ढंग से व्यक्त करने की अद्भुत सामर्थ्य मिले। इसके पश्चात द्विवेदी युग आता है। द्विवेदी युग में कहानी, निबंध, लेख और गीति रूपकों और आलोचना का बड़ा स्थान रहा। हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं कि इस काल में एकांकी को बहुत ज्यादा समर्थन नहीं मिला। हालांकि बांग्ला और अंग्रेजी से कुछ अनुवाद हुए। सुदर्शन, जैनेन्द्र, गोविंद वल्लभ पंत, चंद्रगुप्त विद्यालंकार आदि ने बांग्ला साहित्य की प्रेरणा से कुछ ऐतिहासिक घटनाओं को आधार बनाकर एकांकियों की रचना की, लेकिन कोई बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक कार्य इस क्षेत्र में, या जिसे हम कहें कि बहुत ज्यादा माइलस्टोन कार्य जिसे हम कहते हैं, वो नहीं। तीसरा चरण जो है वो आता है आधुनिक एकांकी। और आधुनिक एकांकी पहला किसे कहा जाए, इस प्रश्न की अगर ले तो प्रसाद का एक घूंट अपनी तरह का आधुनिक एकांकी है। उसके बाद तो लोगों ने जो अपने मौलिक या अनुदित एकांकी लिखे, लेकिन हिंदी में आधुनिक ढंग का पहला एकांकी एक घूंट है। 1938 में हंस का एक एकांकी विशेषांक प्रकाशित हुआ और जिसमें हिंदी के एकांकीकारों की एकांकी कला से विशेष परिचय हुआ। और इस काल में सबसे चर्चित एकांकीकार राम कुमार वर्मा थे। उनके एकांकी बादल की मृत्यु कला की दृष्टि से सफल नहीं कहा सकता, लेकिन प्रयोग की दृष्टि से एकांकी के इतिहास में उसका जबरदस्त महत्व है।
इसके अलावा राम कुमार वर्मा ने पृथ्वीराज की आंखें, सप्त किरण, रजत रश्मि, ऋतुराज, काम कंदकला, ध्रुव तारिका, ऐसे कई एकांकी लिखे। राम कुमार वर्मा के अलावा उस कालखंड में लक्ष्मीनारायण मिश्र ने अशोकवन, एक दिन, प्रलय के पंख पर, नारी के रंग, शिल्प की दृष्टि से ये कहें लक्ष्मीनारायण मिश्र के जो ये एकांकी जिनका मैंने जिक्र किया, ये अपने आप पे बहुत सफल एकांकी। सजीव वातावरण, अनुभूति का यथार्थपरक चित्रण और समस्याओं को उकेरना, ये तीन प्रमुख काम इनकी एकांकियों ने किए। सुखी डाल, लक्ष्मी का स्वागत, अंजो दीदी, स्वर्ग की झलक, पर्दा उठाओ, ये एकांकीकार था जिसकी एकांकियां हिंदी के एकांकी इतिहास में बहुत प्रसिद्ध रही। और ये सारी एकांकियां, खासकर अंजो दीदी, लक्ष्मी का स्वागत, ये थे उपेंद्र नाथ अस्क। और इन्हीं के साथियों में उदय शंकर भट्ट, भुवनेश्वर जिनका तांबे का कीड़ा, ऊषर, ये सब बहुत शानदार एकांकियां हिंदी के अद्भुत। और कालांतर में सेठ गोविंदास, जगदीश चंद्र माथुर, इनके नाम भी आप कह सकते हैं। इन सब में उदय शंकर भट्ट की एकांकियों का क्षेत्र और उसकी विषय वस्तु बहुत व्यापक रही। स्त्री का हृदय, चार एकांकी, समस्या का अंत, धूम शिखा, अंधकार और प्रकाश, आदिम युग, आज का आदमी, ये उनके एकांकी संग्रह, जिसमें उच्च मध्य वर्ग की विडंबनाओं पर गहरी चोट की गई। भुवनेश्वर के तांबे के कीड़े, आजादी की नींद, सिकंदर, ये सब थे। असमान विवाह, मानसिक प्रवृत्तियों के चित्रण में भुवनेश्वर को तो सफलता मिली, बल्कि यूं कहें कि भुवनेश्वर के ये नाटक और एकांकी विश्व के इतिहास में असंगत दर्शन से प्रेरित रचनाओं के उत्थान का प्रमुख श्रेय दिया जाता है। ये तो भुवनेश्वर को कोई विश्व स्तर का आलोचक मिला नहीं और वे हिंदी में लिखते थे, तो जो काम विश्व साहित्य में यूजीन ओनील, बैकेट इत्यादि ने किया, वह काम हमारे यहाँ जो भुवनेश्वर थे वो उनसे ठीक 10 वर्ष पहले 1937-38 में कर चुके थे। तांबे के कीड़ों को आप पढ़ लीजिए, ऊसर को आप पढ़ लीजिए। तो ये जो एकांकी हैं वो दुनिया के प्रयोगात्मक इतिहास में अपनी तरह की पहली घटना थी। गोविंदास, जगदीश चंद्र माथुर, गणेश प्रसाद द्विवेदी, ये सब वो लोग थे जिन्होंने इस जमाने में एकांकी साहित्य को बहुत समृद्ध किया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में अगर हम देखें तो प्रभाकर माचवे, भगवती चरण वर्मा, जयनाथ नलिन, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, विनोद रस्तोगी, रेवती रमन शर्मा, विमला लोथरा, राजीव सक्सेना, ये सब लोगों का जो है बड़ा योगदान रहा। रंगमंच की सूचनाओं से संपन्न ये एकांकी भाषा और संवाद और कलात्मक प्रौढ़ता से संपन्न होते थे। और बाद में रेडियो से ध्वनि एकांकी जैसी विधा भी विकसित हुई। फैंटेसी और गीति नाट्य भी एकांकी में जुड़े और एकांकीकार रेडियो और रंगमंच दोनों को ध्यान में रखकर लिखे जाए। लेकिन जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि विगत दशाधिक वर्षों में, बल्कि 10 या 20 ही कहूं, 20, 25, 30 वर्ष से तो मैं ही देख रहा हूं, हिंदी के क्षितिज पर, हिंदी के मंच पर कोई श्रेष्ठ एकांकीकार नहीं है जिसकी एकांकी हिंदी के एकांकी इतिहास में अपनी तरह की विरल घटना। जो सामान्य एकांकी के नाम पर लिखा गया है वो बहुत औसत दर्जे का है और उस औसत दर्जे के लिखे से ना तो विधा का कुछ भला होता है ना इतिहास का, इसलिए उसकी गणना संभव नहीं है। पर हाँ, ये जरूर तय हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि ये विधा अब लगभग मृत सी है। लेकिन फिर भी इस विधा ने अपने अब तक के जीवन काल में हमारे सामने कुछ श्रेष्ठ कृतियां, श्रेष्ठ अनुभव रखे जो कि हमारे लिए पथ प्रदर्शक रहे। तो आज के इस कालांश में मैंने आपसे हिंदी एकांकी का उद्भव और विकास विषय पर इसके 4 भाग बताते हुए भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, आधुनिक युग और स्वातंत्रोत्तर युग
अपने विस्तार से इसके बारे में बताया। आशा करता हूँ आप वेबसाइट्स और हिंदी एकांकी का विकास राम कुमार वर्मा की प्रसिद्ध पुस्तक को पढ़कर अपने ज्ञान को और बढ़ाएंगे और तत्संबंधी जिज्ञासाओं के लिए मैं आपके सम्मुख सदैव उपस्थित हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।